हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में किए थे। आज हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे। उसके साथ ही हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे बेस्ड ऑन ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ एंड अल्फा कैलकुलेशंस। देन आफ्टर विल गो फॉर कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है ना? तो आज हम लोग चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ। सो लिमिटेशंस ऑफ ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ, limitations of Oswald dilution law। ठीक है, Oswald dilution law। देखो, आपको याद होगा Oswald dilution law के बारे में जब हमने पढ़ा तो Oswald dilution law क्या था? That was for weak electrolytes। क्या हो सकते हैं? Law of mass action आप अप्लाई कर सकते हो weak electrolytes के लिए, और हमने law of mass action किया था कैलकुलेट। तो अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर वीकली एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, वीकली एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, तो वीकली एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर अपन लॉ ऑफ मास एक्शन कैलकुलेट करें, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम K लिखें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K हमें कितना आया था? Cl+2/1 माइनस अल्फा, जिसमें हमने अल्फा को इग्नोर किया और फिर बोला कि इफ अल्फा इज मच लेस देन 1 then 1 minus alpha tends to 1। Therefore हमारे को कितनी वैल्यू आई थी? K is equals to C alpha square and alpha is equals to square root of K by C, जिसको अपन लिख सकते हैं square root of K into V। क्यों V? Because concentration is inversely proportional to volume। So that is alpha is equals to square root of K by C or is equals to square root of K into V। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा V क्या है? वॉल्यूम, दैट इज डाइल्यूशन। अगर अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन और वॉल्यूम बढ़ाई जाए तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी। यही ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ था कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डाइल्यूशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, फॉर बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीकली बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हमारे पास हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बेसिक नेचर के हैं वहां भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे आप लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ K विल यूज Kb, दैट इज इक्वल्स टू Cl+2/1 माइनस अल्फा। और सारी चीजें वहां पे लिखी जा सकती है। इफ अल्फा इज मच लेस देन 1 then 1 minus alpha tends to 1। Therefore alpha K is equals to C alpha square and therefore Kb is equals to C alpha square। Alpha is equals to square root of Kb by C और this is equals to square root of Kb into V। ये मैटर हमारे पास नहीं करता कि हमारे पास वीक एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीकली बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स है। सिंपली हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए चाहे एसिडिक नेचर का हो या बेसिक नेचर का हो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा अगर हम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। ओके, लिमिटेशंस के बारे में अगर हम बात करें ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ के, तो उसके लिमिटेशंस क्या थे? फर्स्ट लिमिटेशन, इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल था। ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। It was not applicable for strong electrolytes। Strong electrolytes के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी चीजें, for strong electrolytes law of mass action cannot be applied। For strong electrolytes law of mass of action, law of mass of action, law of mass of action, alright, cannot be applied। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन वहां पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन हम लोग वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो तो हम वहां पे
लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, K की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर आपने लास्ट क्लास में देखा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अपन क्या करते हैं, अल्फा कैलकुलेट करते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टेंस मेजर करते हुए, और हमने लिखा कि मोलर कंडक्टेंस एट सर्टेन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। क्या होती है, अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो तो ऑर्डिनरी डाइल्यूशन पे अल्फा की वैल्यू कम होती है, लेकिन अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएं तो अल्फा बढ़ेगा, वॉल्यूम कम करें तो अल्फा कम हो जाएगी। तो अल्फा डिपेंड कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ देयर वॉल्यूम पे, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। और यही चीज अप्लाई करके अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं इसको, तो हमें एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू मिल जाएगी, और वो मिलेगा कितना, C लैम्डा एट सर्टेन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय C लैम्डा मोलर एट इनफिनिट डाइल्यूशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा मोलर एट सर्टेन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा मोलर एट इनफिनिट डाइल्यूशन। ये जो वैल्यू आती है हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होती है, जब हम डाइल्यूट करते हैं उस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, उनकी आयनेशन इंक्रीज होती है। आयनेशन इंक्रीज होती है मतलब अल्फा इंक्रीज होती है। लेकिन हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो, इसका मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर जाने से पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि ऑर्डिनरी डाइल्यूशन में डिफरेंट डाइल्यूशन अगर हो, अगर हमारे पास डिफरेंट डाइल्यूशन है तो अल्फा की वैल्यू भी डिफरेंट है, तो अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही है हर डाइल्यूशन में, ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही है हर डाइल्यूशन में। लेकिन हमारे पास अगर दूसरी जगह पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो क्या हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तो ऑलरेडी अल्फा 100% है, अल्फा इज 1, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा चेंज नहीं हो रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो रहा है कि आयनेशन 100% हो रहे हैं, और आयनेशन 100% होने की वजह से वहां पे आयनिक क्राउड बन रहा है, और जब आयनिक क्राउड बन रहा है तो आयन डाइल्यूट करते हैं, आयनिक सेपरेशन बढ़ती है, आयनिक सेपरेशन बढ़ती है तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, लेकिन वहां पे अल्फा पे कोई चेंज नहीं आता। तो अल्फा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बाय यूजिंग दिस रिलेशन एज लैम्डा मोलर एट सर्टेन कंसंट्रेशन बाय लैम्डा मोलर एट इनफिनिट डाइल्यूशन। ये हम लोग कहां यूज कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। हाउएवर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी लैम्डा मोलर इंक्रीज होती है डाइल्यूशन से, ठीक है, वहां पे डाइल्यूशन से इंक्रीज होने का रीजन है कि आयनिक क्राउड मिनिमाइज होना, आयनिक सेपरेशन इंक्रीज होना और आयनिक मोबिलिटी का बढ़ जाना। समझ में आया? तो ये कुछ हमारे लिमिटेशन थे किसके, ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर हम लोग कुछ लिमिटेशंस इस तरह से देख रहे थे। अब देखो, ठीक है, आई होप कि यू अंडरस्टूड व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, और फिर जानने की कोशिश करते हैं हमें क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमें ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर या अल्फा कैलकुलेशन के ऊपर, तो हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक और हमें हर तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट्स है Ha, और ये आयनाइज हुआ H+ और A-। लेट्स से हमारे को क्वेश्चन में दिया है कि ये 0.01 मोलर की कंसंट्रेशन लिया, ठीक है ना, ये हमारे को क्वेश्चन में दिया है कि 0.01 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ha लिया, और आपको निकालना है H+ कितना होगा जब इक्विलिब्रियम होगा, ये 0 है, और जब इक्विलिब्रियम हो गई ये बचा कितना 0.01 into 1 minus अल्फा, ये हो गया 0.01 into अल्फा, ये हो गई 0.01 into अल्फा। आपको निकालना है H+ कंसंट्रेशन। क्या क्या पूछी जा सकती है, आपको पूछा जा सकता है H+ कितना होगा, आपको पूछा जा सकता है A- कितना होगा, ठीक है। एक स्टेप आगे अगर हम बाद में pH की बात करेंगे, ऑलराइट, और pH के बारे में भी पूछा सकता है कि pH सॉल्यूशन की कितनी होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये आपको पूछा सकता है कि सारी वैल्यू दी हुई है और पूछा जा रहा है कि K कितना होगा। अरे भाई, क्वेश्चन का नेचर कुछ ऐसा ही होगा। अगर हमारे पास एसिड है, एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो हमारे पास इतनी होगी, ठीक है ना। तो एक एसिड, एक सॉल्यूशन में अगर हमारे पास Ha वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, तो आपको क्वेश्चन है कि फाइंड द H+ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, फाइंड द अल्फा वैल्यू फॉर देम इफ K इज गिवन, ऑलराइट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे मे आस्क। तो अब देखो हर एक क्वेश्चंस के लिए हम कैसे अपन रेडी रहेंगे, ठीक है।
अगर हमारे को पूछा जा रहा है H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है, तो H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन अपन कैसे निकालेंगे? इक्विलिब्रियम पे H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन 0.01 अल्फा, एंड वी नो दैट अल्फा वैल्यू कितनी भाई? 0.01 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ K बाई C। C कितनी है? 0.01, तो यहाँ पे अपन लिख देगा 0.01। तो ये वैल्यू कितनी होगी बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ K इनटू 0.01 is the molar concentration of H plus. So by using this relation, we'll get the value of molar concentration of H plus or not? Tell me. K वैल्यू दी हो, तो अगर K वैल्यू दी है तो H plus निकाल सकते हैं, K वैल्यू नहीं दिया है H plus नहीं निकाल सकते हैं, सिंपल फंडे है। ऑलराइट, सिमिलरली हमारे को अगर A माइनस पूछा जाए, A माइनस की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है? जितनी H plus है हमारे पास, और वो कितनी है? 0.01 अल्फा, ठीक है, और वो कितनी है? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ K इनटू 0.01, ठीक है। तो अपन A माइनस के मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमें अगर अल्फा पूछना है, मान लो अल्फा पूछ रहा है, अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ K बाई C, C इज 0.01, यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं कि अल्फा कितनी होगी, ठीक है। अगर हमें पूछा जाए K कितना होगा, तो K अपन निकाल सकते हैं, K इज इक्वल्स टू 0.01 इनटू अल्फा स्क्वायर। सो अगर अपन को K निकालना है तो K निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0.01 C अल्फा स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर। दिस वैल्यू विल गिव यू K, अगर अल्फा दिया हो। तो बेस्ड ऑन दिस हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे बेसिकली, ऑलराइट, हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। फिर क्या पूछा सकता है? पीएच पूछा सकता है। अगर पीएच के बारे में थोड़ी आइडिया आपको हो, और थोड़ी आइडिया करने का मतलब कि अपन को, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया ना पीएच कैलकुलेशन, तो बाद में हम देखेंगे पीएच कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत तो हम 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस का मोलर कंसंट्रेशन। तो अगर अपन पीएच की मोलर कंसंट्रेशन, पीएच के बारे में देखें, दिस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ log base 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और H3O प्लस, ऑलराइट। सो ये हमारी पीएच होती है। देखो भाई, अगर हमें पीएच निकालनी है तो क्या करेंगे? इसकी H प्लस हमारे मालूम है, और यकीन मानिए सॉल्यूशन कैसा भी हो, कैसा भी सॉल्यूशन हो आपको इस चैप्टर में, मतलब सिंपली मैं बोलूंगा कि आप कुछ भी मिक्स करो, अगर जो मर्जी आए, है ना, शुगर मिक्स किया, चीनी मिक्स किया, ग्लूकोज मिक्स कर दिया, फलाना ढेकाना मिक्स कर दिया और बोल रही कि पीएच कितने होंगे, तो आपकी मर्जी, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि जो भी आपको मिक्स करने है सॉल्यूशन में मिक्स कर दो, और उसके पीएच के बारे में पूछो, आई विल गिव यू पीएच। सिंपल फंड है, आई विल गिव यू पीएच। whatever the substance you want to mix with them, just you mix them and ask about pH, I will give you pH, no problem। हमें pH किस चाहिए? तो pH का मतलब है हमें चाहिए क्या? H3O प्लस की मोलर कंसंट्रेशन। भाई चाहे सॉल्यूशन कोई भी हो, कुछ भी डाले हो, कोई भी डाल दिया, सारा डाल दिया, NaCl डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, है ना, शुगर डाल दिया, फलाना डाल दिया, ढेकाना डाल दिया, अल्टीमेटली जब pH पूछी आ रही है तो हमारे को चाहिए क्या? H3O प्लस की मोलर कंसंट्रेशन। तो बताओ H3O प्लस की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है? अगर H3O प्लस की मोलर कंसंट्रेशन निकल गई तो pH की तो एक ही फार्मूला होती है, माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस मोलर कंसंट्रेशन, चाहे सॉल्यूशन का नेचर जैसा हो। अगर हमारे pH पूछना है, pH की एक ही फार्मूला है, माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस मोलर कंसंट्रेशन, व्हाटएवर सॉल्यूशन pH, pH व्हाट इज देयर? H3O प्लस मोलर कंसंट्रेशन। अगर H3O प्लस नहीं है, OH माइनस मालूम, OH माइनस मालूम होगा तो pH कैलकुलेट करेंगे, pH मालूम होगा तो pH निकल जाएगा। तो सिंपल फंड है, हमें सिंपल लॉजिक यूज करने, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माइंड को नहीं करना है, सिंपल फंड है। ओके, दैट इज नथिंग, इट इज लाइक दैट। सो हमें H प्लस मालूम है इतना, तो अपन pH कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं। अगर हमें H3O प्लस मालूम हो तो pH हमें फटाफट कैसे निकालनी चाहिए? तो देखो बेटा, H3O प्लस के बारे में आपको पता है, दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ K इनटू C। अल्टीमेटली वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ K इनटू C। बोलेंगे सर ये कहां से आया? अरे H प्लस इज 0.01 इनटू अल्फा, 0.01 into alpha, that is equals to 0.01 into square root of K by C। इसको प्रोसेस करोगे तो इतना ही आएगा ना, that is what? Square root of K by K into C। So अब take negative log on both sides, so minus log of, हम अपन क्या कर रहे हैं? जनरलाइज कर रहे हैं किसको? इक्वेशंस को। तो minus log of H3O plus is equals to minus log of K into C to the power 1/2।
माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस कितना होगा बेटा pH, दिस इज इक्वल्स टू, ये अपन कितना लिखेंगे 1/2 ऑफ माइनस लॉग ऑफ K, ऑलराइट, माइनस 1/2 ऑफ माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ C, 1/2 कॉमन हो जाएगी. So minus log of log m into n is log m plus log n. Since we have taken minus log, so this is minus log of m minus log of n. This is equals to what? So 1/2 of minus log of k क्या हो जाएगा बेटा pk. वो pk नहीं जो पिक्चर में देखा था आपने, minus log of c. So pH कितनी हो गई? pH is equals to 1/2 of pk minus 1/2 of log c. अब देखो ये इक्वेशन हमारे को याद है, याद हमें, अरे यार अपन तो याद कर सकते हैं इक्वेशन, नो प्रॉब्लम. इतने सारे कैलकुलेशन से बचने के लिए फटाफट हमें यूज करनी है. मान लो हमारे को दिया है 0.01 मोलर कंसंट्रेशन की HA है और फलाना ठिकाना हुआ, सॉल्यूशन में गया, K दिया है, pH निकालो. अपन इतना K क्यों कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता. अपन को एक मालूम है कि अगर वीक एसिड हो, सिर्फ सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन है, एक ही पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो है वीक एसिड. तो वीक एसिड के केस में हमें pH निकालना है. सिंपल बोलेंगे हाफ ऑफ pk माइनस हाफ ऑफ log c, हाफ ऑफ pk माइनस हाफ ऑफ log c. तो pk मतलब k दिया होगा, pk निकल जाएगा, या मोस्ट ऑफ द केसेस में pk दिए होते हैं, या आजकल कैलकुलेशन में जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सिंपल कैलकुलेशन वाली वैल्यू पूछी जाती है, क्योंकि उसका मकसद आपको कभी भी कैलकुलेटर बनाना नहीं होता है, उसका मकसद होता है इंटेलिजेंट बनाना. आप चाहे जेईई की मेंस एग्जाम लिख रहे हो, जेईई के एडवांस एग्जाम लिख रहे हो, दुनिया के कोई एग्जाम लिख रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं दी होती है. तो वैल्यू आपको सिंपलीफाइड और इजी की आप उतने मिनट में आप कर सकते हैं. और अगर कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दिया हो तो आप हंसते हंसते छोड़ दो, हंसते हंसते छोड़ दो भाई, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए होते हैं जो एलिमिनेशन के लिए होते हैं, जिसमें टाइम लगता है. आप उस टाइम को, उस क्वेश्चन को करोगे ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, और जिसमें कम टाइम लगना चाहिए वो वाली क्वेश्चंस टाइम नहीं होने की वजह से छोड़ दोगे, अल्टीमेटली सिलेक्शन उसके ऊपर नहीं. ठीक है. सो pH is equals to half of pk minus half of log c. एक चीज हमें पता है और हमने pH कैलकुलेट कर लिया फटाफट. सिमिलरली बेटा मान लो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और जितना भी घुमाए फिराए, अगर हमको हमें कंसंट्रेशन नहीं दिया है, मास दिया है ना, वॉल्यूम दिया है, व्हाटएवर ब्ला ब्ला, हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें pH चाहिए, तो हमें कंसंट्रेशन लेना ही पड़ेगा. और कंसंट्रेशन के लिए अपन डिफरेंट टर्म्स में यूज कर सकते हैं. ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, स्टोइकियोमेट्री में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ा था, नो प्रॉब्लम, डिटेल्स पढ़ा था. फिर देखो अगर हमारे पास BOH हो, बेसिक सॉल्यूशन हो, सिंपल, तो ये क्या देगा B प्लस प्लस OH माइनस, सॉल्यूशन सेम C0 और ये क्या हो गई C अल्फा, ये C अल्फा, ये कितनी बच गई बेटा C into 1 माइनस अल्फा. ये टाइम क्या है 0, ये टाइम क्या है इक्विलिब्रियम की टाइम है. अपन को क्या पूछेगा, सेम, या तो भाई सब अल्फा निकाल दो या K निकाल दो. K अगर लिखना है C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा. ठीक है. अगर हमें K पूछ रहा है तो हम ये यूज कर लेंगे, ठीक है ना. अगर हमें अल्फा पूछ रहा है तो पहले हम अल्फा निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ K, सॉरी यहाँ पे बेस है तो अपन यूज करेंगे KB. ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ KB बाई C. अल्फा क्या हो जाएगी इसकी स्क्वायर रूट ऑफ KB बाई C. हमें क्या सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक OH माइनस की मोलर कंसंट्रेशन, वो कितनी हो जाएगी C अल्फा. ये कितना कैलकुलेट करेंगे बेटा C into स्क्वायर रूट ऑफ K by C, और इसको सॉरी KB by C में बार-बार K यूज कर रहा हूं कि हमारे पास एसिड की भूत हमारे को गई नहीं है. तो C into स्क्वायर रूट ऑफ KB by C ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ KB into C होगा. अब नेगेटिव लॉग ले लो दोनों साइड्स, तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ KB into C का पावर 1/2. ये कितना हो जाएगा बेटा POH, दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना लिखोगे हाफ ऑफ, इसको सॉल्व कर दो, हाफ ऑफ PKB माइनस हाफ ऑफ log C. अभी जजिस मेथड से सॉल्व किया था उसी मेथड से यहाँ भी सॉल्व करेगा. अपन यहाँ पे हमारे को pH निकल रहा था, यहाँ पे हमारे को POH निकलेगा. क्लियर. ठीक है. इस तरह की चीजें हो सकती हैं आपको एग्जाम में. एक और तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपके दो एसिड या दो बेस दिए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सी एसिडिक ज्यादा है और कौन सी एसिडिक कम है. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं. रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करनी है दूसरे सेकंड क्वेश्चन में हमने जो भी निकालना रहा हम निकाल देंगे. नेक्स्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अगर चेक करनी हो या बेस चेक करनी हो
तो उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, क्या चेक करोगे? अल्फा 1 बाय अल्फा 2 दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ k1 बाय k2 इनटू c2 बाय c1 अगर डिफरेंट दिया हो, if c1 and c2 is same, if c1 and c2 are same, अगर c1 c2 सेम हो तो कॉमन फंडे हैं, दैट इज अल्फा 1 बाय अल्फा 2 कितना हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ k1 बाय k2। अगर हमारे को अल्फा दिया है, अल्फा चेक करना है, जिसकी अल्फा ज्यादा, जिसकी डिसोसिएशन ज्यादा, जिसकी आयनाइजेशन ज्यादा, जिसकी आयनाइजेशन ज्यादा उसके ज्यादा बेस एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। सिमिलरली अगर हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस कैलकुलेट करनी हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ठीक है। सिमिलर फंडे से उनकी भी क्या करें आप, उनके भी आप क्या करोगे तो अल्फा कैलकुलेट करोगे, रिलेटिव अल्फा कैलकुलेट कीजिए। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस अगर कैलकुलेट करनी हो तो अपन क्या करेगा, अल्फा 1 बाय अल्फा 2 दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ kb1 बाय kb2 into c2 by c1 if c2 by c1 is same, alright, if c1 is equals to c2 then alpha 1 by alpha 2 is equals to square root of kb1 by kb2। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन ऑसवाल्ड डिल्यूशन लॉ। ओके, चलो आप यकीन मानिए आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इजी होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इजी होने वाला है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आप बस समझते जाओ एक एक चीजों को, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको हर एक चीजों में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अब इस कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है सबसे पहले वो देखें कि अगर मान लो हमारे पास एक वीक एसिड है या वीक बेस है, अपन मान लेते हैं हमारे पास कोई वीक एसिड या वीक बेस है या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, लेट्स से अपन ने CH3COH ले लिया, तो ये वीक एसिड क्या करेगा, कुछ एक्सटेंट तक आयनाइज करेगा CH3CO- एंड H+, कुछ एक्सटेंट तक आयनाइज किया, ऐसे आयनाइज किया कि मान लेते हैं जब टाइम 0 है इसकी कंसंट्रेशन C लिया, ये 0 थी, और जब इक्विलिब्रियम अटेन कर गए तो उसमें इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा और ये कितनी हो गई बेटा, C माइनस C अल्फा, दैट इज C into 1 माइनस अल्फा। नो प्रॉब्लम। आप इक्विलिब्रियम कहां हो रही है, वीक एसिड की केस में। अगर हमारे पास सॉल्यूशन में सिर्फ इतना है और पूछ रहा है pH कितने होंगे, पूछ रहा है H+ कितने होंगे, पूछ रहा है अल्फा कितने होंगे, तो भाई अल्फा pH+, pH ये सारे उतने ही होंगे जितना ये वीक एसिड दिया है, ठीक है ना, उतना ही होगा जितना ये वीक एसिड दिया है, राइट। क्योंकि अभी इसने तो स्ट्रॉन्ग वाली चीजें देखी ही नहीं, इसमें अभी जो भी है भाई कीचड़ के कमल है, कीचड़ में भाई कीचड़ में कौन से फूल खिले हैं, एक कमल के फूल खिले हैं, कितनी सुंदरता है उतनी ही जितनी इस कमल के फूल से मिल रही है, सिंपल सिंपल है। क्योंकि अभी इसने तो कुछ देखा नहीं आगे, है ना, आगे देखते हैं। तो इसमें हमारे को अल्फा कैलकुलेट करना हो स्क्वायर रूट ऑफ k बाई c कर देंगे, H+ कैलकुलेट करनी हो C अल्फा कैलकुलेट कर देंगे, pH कैलकुलेट करनी हो हाफ ऑफ pk माइनस हाफ ऑफ log c कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगर अपन क्या करें, इसी सॉल्यूशन में कोई एक ऐसा सब्सटेंस डाल दें जो 100% डिसोसिएट होता है, जो इनसे स्ट्रॉन्ग नेचर का हो, ना भी हो स्ट्रॉन्ग नेचर का हो, इनसे स्ट्रॉन्ग नेचर का हो, और स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे डिसाइड होगा, उसके अल्फा से, जिसकी अल्फा ज्यादा होगी उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। अब अगर मान लो और ऐसा जिसमें इन दोनों के बीच में आयोन्स में कॉमन हो, आयोन्स कोई एक आयोन्स कॉमन हो, ठीक है ना, तभी तो अपन बोलेगा कि उसके होने की वजह से कुछ होगी। अगर अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लो कि यहाँ पे कीचड़ में कमल खिले हुए और अपन क्या करें कि किसी और जगह के अच्छे जगह के कमल ला करके वहां ना खिलाएं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि सुंदरता में क्या डिफरेंस आई। अगर मैं वहां पे रोज के पेड़ लगा दूं तो रोज के पेड़, रोज के जो
फ्लावर होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लोटस के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होती है, राइट। तो अपन क्या करें यहाँ पे CH3COH में कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करें जो आयनाइज इनसे ज्यादा होती हो, कंसिडरेबल अमाउंट में होती हो, एज वेल एज उनकी एक आयोन्स इनके किसी न किसी आयोन से कॉमन, ठीक है ना। अब कुछ नहीं मिल रहा, आप HCl डाल दो ना, H+H+ कॉमन हो जाएगा। तो अब अगर मान लो अपन यहाँ पे CH3CONA डाल दिए, सोडियम एसिटेट, ये क्या बेटा सॉल्ट है। अगर ये सॉल्ट है तो कंप्लीट आयनाइज होगा, तो ये कंप्लीट आयनाइज होगा तो ऑब्वियसली इसमें रिवर्सिबिलिटी और इक्विलिब्रियम के साइन तो दिखाएंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे CH3CO- प्लस Na+। अब मान लो लेट्स से कि हमने जब टाइम 0 था और ये हमने 0.1 मोलर लिया था, यहां से हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही टाइम कंप्लीशन के हो गए, टाइम इंफिनिटी हो गए, तो ये क्या हो गया बेटा 0.1 मोलर, 0.1 मोलर कितना हो गया 0। लेकिन ये वाली कितनी हो गई 0.1 मोलर, ये वाली कितनी हो गई 0.1 मोलर। सो अब देखिए सेम सॉल्यूशन में दोनों हैं और सेम सॉल्यूशन में होने की वजह से ये वाली आयंस तो कॉमन है इन दोनों के बीच में, ये आयंस और ये आयंस कॉमन है। तो इसके इक्विलिब्रियम में हमने ये डाला, हमने ये नहीं डाला, हमने ये डाला। ये डालने का मतलब है हमने ये डाला, ये डालने से एसिटेट आयंस के ऐड करने से एसिटेट आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर शिफ्ट होगी। अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर शिफ्ट होगी तो ऑब्वियसली इसकी जो डिग्री ऑफ आयनेशन थी वो कम होती जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है ना। इसी फेनोमेनन को अपन क्या बोलेंगे, ये एक ऐसा फेनोमेनन है जो कॉमन आयोन्स के होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिग्री ऑफ आयनेशन कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो ऐसे इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आया, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, डेफिनेशन the process of or the phenomenon by which, whatever the phenomenon by which separation of ionization of weak electrolyte takes place, the phenomenon by which separation of ionization of weak electrolyte takes place by the addition of strong electrolytes, the phenomenon by which separation of ionization of weak electrolytes takes place, the phenomenon अपन यहां पे लिखते हैं, the phenomenon by which the separation of, it's suppression not separation, suppression of ionization of weak electrolyte takes place by the addition of strong electrolyte which produces one of the ion as common ion, which produces one of the ion as common ion, is called as common ion effect, is called as common ion effect. The phenomenon by which the separation of ionization of weak electrolyte takes place by the addition of strong electrolytes which produces one of the ion as common ion is called as common ion effect. ऐसा phenomenon जिसमें weak electrolytes की ionization suppress हो जाती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऐड करने से जो एक आयन उन दोनों के बीच में कॉमन प्रोड्यूस करेगा। कॉमन आयन के होने की वजह से जब आयनेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की सप्रेस हो जाए तो ऐसे फेनोमेनन को ही हम क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। ऑलराइट,
दैट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट से क्या फर्क पड़ा हमें, तो हमें पता है कि सिंस वी नो दैट Ka is equals to molar concentration of CH3CO minus into molar concentration of H plus divided by molar concentration of CH3COH। ऑलराइट, ये तो हमें क्या है K पता है किसकी, इस एसिडिक एसिड। अब क्या हो रहा है, हमें जब हमारे पास इनिशियली देखा जाए तो CH3COH इक्विलिब्रियम पे कितनी थी, इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा, ठीक है। CH3CO माइनस इक्विलिब्रियम पे कितनी मोलर कंसंट्रेशन थी, C अल्फा के बराबर। H प्लस मोलर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना था, C अल्फा के बराबर इनिशियली when this electrolyte was not there, okay। आफ्टर एडिशन ऑफ, ये क्या है, बिफोर एडिशन ऑफ CH3CONA, ये बिफोर एडिशन है। आफ्टर एडिशन कितने हो बेटा, आफ्टर एडिशन ऑफ CH3CONA क्या हो गई, तो CH3CO माइनस टोटल कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा, C अल्फा प्लस 0.1 मोल, बोलते C अल्फा प्लस 0.1 मोल, ठीक है ना। पहले इतनी थी और अब एडिशन के बाद कितनी हो गई, C अल्फा प्लस 0.1 मोलर, ऑलराइट। तो अब ये 0.1 मोलर बढ़ गया कितना से, C अल्फा प्लस 0.1 मोलर हो गई, तो हमारे को ये वाली प्रोडक्ट बढ़ गई। ऑब्वियसली क्या होगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की ओर शिफ्ट करेगी, इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट करेगा इस तरह से कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनकी मेंटेन रहे, राइट। अब क्या होंगे, ये जो CH3CO माइनस है जब ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट यूनाइट होते जाएंगे, सो दे विल कंज्यूम H+, तो H+ कंज्यूम्ड कितने हो जाएंगे, H plus consumed, alright, maximum H plus, maximum molar concentration of H plus consumed will be how much, कितना कंज्यूम हो सकता है, जितना पहले था कितना, C अल्फा, ठीक है। Therefore ये क्या हुआ कि हमारे पास ये कितना है, C अल्फा प्लस 0.1, अब ये दोनों यूनाइट हो रहे हैं ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसकी वजह से इसकी आयनेशन बंद हो जा रही है, सप्रेस हो जा रही है। तो मैक्सिमम कितना यूनाइट होगा, मैक्सिमम CH3CO माइनस उतना ही कंबाइन करेगा जितनी H+ की मोलर कंसंट्रेशन है। तो H+ की मोलर कंसंट्रेशन कितनी मैक्सिमम कंज्यूम होगी, C अल्फा, मतलब मैक्सिमम CH3CO माइनस कितने कंज्यूम होंगे, दैट इज मैक्सिमम CH3CO minus consumed will be how much? Consumed will be C alpha, ठीक है ना। Therefore left out, यहाँ लिखें, therefore alright, CH3CO minus left out will be how much? C alpha plus 0.1 था पहले before addition, after addition, before addition C alpha, आफ्टर एडिशन C अल्फा प्लस 0.1, अब कंज्यूम भी हो गई, तो कंज्यूम हो गई कितना, C अल्फा से, तो बचा कितना बेटा, दिस इज इक्वल्स टू 0.1, ओके। सो अब इसमें अपन यूज करेंगे किसको, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे इसके Ka वैल्यू में। तो अपन को K वैल्यू कितना हो गया, concentration of CH3COH into concentration of H plus, this is what, CO minus, divided by concentration of CH3COH। तो बेटा अगर हमारे पास इतनी हो गई तो C अल्फा हमारे पास क्या हो गई, CH3CO माइनस हमारे पास बचा कितना, 0.1 मोल। H+ कितना है हमें नहीं मालूम,
ठीक है, K तो जितनी है उतनी ही रहेगी, K वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन एसिड कितना बच गया? अगर ये CH3CO माइनस 0C अल्फा कंज्यूम हो गई, H प्लस C अल्फा कंज्यूम हो गई, तो CH3COH बना कितना? CH3COH बना C अल्फा के बराबर, तो देयरफॉर CH3COH मोलर कंसंट्रेशन फॉर्म्ड कितने हो गए? C अल्फा। देयरफॉर CH3COH alright present after addition of CH3CONA, after addition of CH3CONA will be how much? C minus C अल्फा था और C अल्फा बन गया, ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा? C बचा। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर दें, एक बार फिर से अपन इसको एक्सप्लेन कर दें सो दैट की क्लैरिटी हो जाए, और एक सम करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। हमारे पास था इनिशियली जब ये ऐड नहीं किया गया था तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे CH3CO माइनस थे, C अल्फा इनटू C अल्फा, नो प्रॉब्लम। इनिशियली हमारे पास हमने ऐड किया तो ये कितना आ गया एडिशनली? 0.1 मोलर, तो टोटल कितने हो गए? C अल्फा प्लस 0.1 मोलर। इनिशियली बिफोर एडिशन हमारे पास एसिड थे C माइनस C अल्फा, सॉल्ट आयंस थे C अल्फा के बराबर, H प्लस थे C अल्फा के बराबर। अब जब हमने ऐड कर दिया तो CH3CO माइनस कितना हो गया? C अल्फा प्लस 0.1 मोलर, इतने हो गए। अब इसके प्रोडक्ट के ऐड होने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की ओर शिफ्ट होगी, और बैकवर्ड की ओर शिफ्ट होगी मतलब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेगा, तो ये कितना मैक्सिमम कंबाइन कर सकता है? C अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस से, या ये कितना मैक्सिमम इससे कंबाइन कर सकता है? C अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस से। तो अपन को मिल गया कि मैक्सिमम H प्लस कंज्यूम्ड इज C अल्फा, मैक्सिमम CH3CO माइनस कंज्यूम्ड इज C अल्फा, तो अपन के पास H प्लस कंसंट्रेशन मैक्सिमम कंज्यूम हुआ C अल्फा और इसकी कंज्यूम हुई C अल्फा, तो CH3CO माइनस बचा कितना? लिया था हमारे पास था कितना? C अल्फा प्लस 0.1 और कंज्यूम हो गई C अल्फा, तो घट के कितना हो गया? C अल्फा प्लस 0.1 माइनस C अल्फा मतलब 0.1 मोलर। तो सॉल्ट आयन जो हमारे सॉल्यूशन में है वो उतना ही है जितना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से आया है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में अपन बोल सकते हैं कि 0 विद रेस्पेक्ट टू 0.1 C अल्फा इज नेग्लिजिबल। ऑलराइट, दूसरे टर्म में बोल सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू 0.1 C अल्फा इज नेग्लिजिबल बिकॉज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डिक्रीजेस इनॉर्मसली। एनीवेज, सो वी गॉट दिस मैक्सिमम कितने हो सकती है? 0.1 मोलर के बराबर, क्या? CH3CO माइनस। ठीक है, अब देखो हमारे को CH3COH भी चाहिए, ये दोनों यूज हो, ये दोनों क्या हो रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं, तो ये बन रहा होगा। तो हमारे पास था कितना? ये C माइनस C अल्फा, बना कितना? जितना कंज्यूम हुआ C अल्फा के बराबर, तो बना C अल्फा, तो CH3CO माइनस CH3COH formed is C alpha, present after addition of this will be C minus C alpha plus C alpha cancel हो गया, बचे कितना? C। Therefore अपन क्या बोल सकते हैं? K is equals to molar concentration of CH3CO minus in this case 0.1 molar into H plus कितना है नहीं मालूम, डिवाइडेड बाय एसिड कितना है बेटा? तो जितना इनिशियली लिया था C के बराबर, और C कितना है? 0.1। C कितना है? whatever the C value is taken। So अब मान लो कि C वैल्यू भी दिया हो, लेट्स से 0.01। सो अगर मान लो लेट्स से 0.01 मोलर दिया है, ठीक है ना, C हमें दिया है, तो अब ये सारी चीज K तो मालूम होगा, हमने एसिटिक एसिड लिया है और इसकी K होती है कितनी? 1.8 into 10 to the power minus 5। This is equals to 0.1 into molar concentration of H plus divided by 0.01। इसको अपन प्रोसेस करेंगे तो हमारे को H plus की मोलर कंसंट्रेशन निकल जाएगी और pH निकल जाएगा। ठीक है, ओके, सो दैट वाज कॉमन आयन इफेक्ट। एक बार फिर से हम लोग इसको दूसरे तरीके से, इजी तरीके से, ये तो बेसिक थे कि हम कैसे यूज करते हैं, अब हम इजी तरीके से उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, दूसरा रिलेशन लेते हैं। मान लो हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
और ये क्या हुआ, अमोनियम आयन और OH माइनस में टूट गया। इसमें हमने मान लिया कि C लिया, ये 0 लिया, C अल्फा, और ये कितना हो बेटा, C माइनस C अल्फा, दैट इज 1 माइनस अल्फा। ये थे कब, जब इक्विलिब्रियम था, और ये थे कब, जब टाइम 0। अभी अगर हमारे को pH कैलकुलेट करना हो तो अपन pOH कैलकुलेट करेंगे, कैसे बोलो, हाफ ऑफ pKb माइनस हाफ ऑफ लॉग। किसी को कोई इश्यू है इसमें? नहीं है, वेरी गुड। तो pOH इज हाफ ऑफ pKb माइनस हाफ ऑफ log C हमने कैलकुलेट कर लिया, किसके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। लेकिन अब किसी ने क्या किया, भूल से इसमें अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। कितना डाला, कोई कंसंट्रेशन डाल दिया, लेट्स से 0.1। अब इसके डालने से यहां पर क्या आ गए, अमोनियम आयन आ गए, क्लोराइड आयन आ गए। तो ये घट के कितने रह गए, 0, और ये बन गया कितना बेटा, 0.1 मोलर, ये बन गया 0.1 मोलर, ठीक है ना। अब इतनी बन गई। तो अब भूल से किसी ने अमोनियम क्लोराइड उसी सॉल्यूशन में डाल दिया। अगर डाल दिया तो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। अगर अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होएगा, अमोनियम आयन इतना प्लस इतना हो जाएगा। तो टोटल अमोनियम आयन कितना हो गया बेटा, टोटल अमोनियम आयन NH4 प्लस C अल्फा प्लस 0.1 मोलर। अब देखो 0.1 मोलर के रेस्पेक्ट में C अल्फा की वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमोनियम आयन के हो जाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की ओर शिफ्ट होगी, और जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की ओर शिफ्ट होगी तो दिस इज द इफेक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। ऑलराइट, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड की ओर शिफ्ट हो रही है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट हो गया वहां पर। कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो गया, अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन भूल से बढ़ गई, और प्रोडक्ट के बढ़ जाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, लेंज-अटलर प्रिंसिपल, नो प्रॉब्लम। तो अब अपन को यहां पर ये पूछा जाए कि कितनी pOH वैल्यू होगी, भाई सब कैलकुलेट कर लो। तो अगर अपन के pOH भी डिस्टर्ब हो जाएगी, भले pOH इतनी थी, अब pOH निकालना हो तो pOH वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, वो देखो। ठीक है। so, अब हमारे को क्या है, Kb दैट इज इक्वल्स टू, अपन बोल सकते हैं ये कितना हो गया, सिंस ऑलराइट विथ रेस्पेक्ट टू 0.1 मोलर C अल्फा कैन बी इग्नोर। क्या किया हमने भाई साहब, C अल्फा को हमने इग्नोर कर दिया। Kb कितना लिखा हमने, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Kb की वैल्यू दी होगी, हो सकता है ये अप्रोक्सीमेटली 1.8 into 10 to the power minus 5 हो। इसकी जो K है अप्रोक्सीमेटली सेम इसकी Kb भी होती है, ठीक है ना। ये इतना डिफरेंस है कि K है और ये Kb है, ये एसिड के लिए और ये बेस के लिए। NH4 प्लस की मोलर कंसंट्रेशन अपन ने क्या लिखना, C अल्फा प्लस 0.1 where C अल्फा is ignored, तो 0 इतना। With respect to this value will be very small and that is to be ignored. इनटू हमें क्या निकालना है, pOH निकालना। तो हमें क्या चाहिए, OH माइनस, कितना है नहीं मालूम, क्यों, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गई, डिवाइडर बाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना है। तो जब ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी तो मैक्सिमम कितने होंगे, कितना बनेगा भाई, C अल्फा बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही C अल्फा यूज होगा, तो बनेगा कितना, C अल्फा। तो बनेगा C अल्फा है कितना, C माइनस C अल्फा, बचेगा कितना, C के बराबर। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज C। एंड अब मान लो कि हम C की एक वैल्यू देते हैं, लेट्स से C वैल्यू इज 0.01 मोलर। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, तो अपन C की वैल्यू यहां पर दे दिया 0.01 मोलर, नो प्रॉब्लम। तो ये जब सॉल्व करेंगे अपन तो अपन को क्या आएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगी। अगर मैं ये वैल्यू यहां पर यूज करूं तो दिस विल बी 1.8 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 2 divided by 10 to the power minus 1. So this value will become 1.8 into 10 to the power minus 1 minus 2 is cancelled by 1 unit, so this is 10 to minus 6. So OH minus molar concentration will be this much. We'll get the value of pOH. पहले pOH थी इतनी और अब pOH हो गई इतनी। अब ये बताओ कि अगर यहाँ पे pOH इतनी है
तो pH इज हाफ ऑफ pKb माइनस हाफ ऑफ log C। अगर pH कैलकुलेट करना हो तो अपन क्या करेंगे, 14 माइनस pOH करेंगे। यहां भी pH कैलकुलेट करने के बाद अपन pH कैलकुलेट करेंगे, कितना लिखेंगे बेटा, 14 माइनस pOH। ऑलराइट, 14 माइनस pOH। यहां पे अपन को आया 14 माइनस pOH, यहां पर हमारे को आया 14 माइनस pOH। आप बताओ यहां पर क्या होएगा, OH माइनस कंसंट्रेशन पहले ज्यादा थी और अब OH माइनस कंसंट्रेशन घट गई है। क्यों? कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से। जब OH माइनस कंसंट्रेशन कम हो गई हो तो H3O प्लस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और H3O प्लस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो pH क्या होएगा, अगर H3O प्लस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो pH घट जाएगा। तो अब इसकी pH घट जाएगी तो अपन क्या बोलेगा, pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। रीजन क्या दिया हमने, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, रीजन दिया हमने कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसकी pH क्या हो गई, घट गई। ऑलराइट, सो ये थे हमारे कॉमन आयन इफेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कॉमन आयन इफेक्ट। ऑलराइट, और उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम हम कैसे करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। pH निकालिए, pH में क्या चेंजेस होएगा। राइट, कॉमन आयन इफेक्ट हमने देखा, क्या था कॉमन आयन इफेक्ट, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट चाहे एसिड नेचर का हो या बेसिक नेचर का हो, उनकी आयनेशन सप्रेस हो जाती है अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें ऐड कर दें। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऐड करने से उनकी एसिडिक और उनकी जो डिग्री ऑफ आयनेशन है वो सप्रेस हो जाती है या बंद हो जाती है। तो ऐसे इफेक्ट को कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से उस सॉल्यूशन की pH भी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हमारे पास सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं तो pH निकालने के लिए हाफ ऑफ pK माइनस हाफ ऑफ log C यूज करते हैं। बेसिक सॉल्यूशन है तो हाफ ऑफ pKb माइनस हाफ ऑफ log C से हम अपन pOH निकाल देते हैं, और pOH निकाल के फिर pH निकालते हैं। ये रिलेशन है, आगे कैसे रिलेशन आया वो आगे हम लोग पढ़ने पड़ेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर। इट वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। आई होप सबको क्लियर होगी कॉमन आयन इफेक्ट क्या होते हैं। आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। इतना ही रहने देते हैं। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।